मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था भाई आज कि एक तो परमानेंट क्लास की बंदोबस्त करो। अब 2-6 महीने का समय है, परमानेंट एक क्लास चलनी ही चाहिए। वो किस हिसाब से चलेगी, क्योंकि अब समय ऐसा आएगा अंधेरे वाला, शाम के टाइम जब जल्दी होगा तो गर्ल्स की दिक्कत है। तुम तो चाहे 9 बजे तक रुक जाओ, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 बजे चले जाओगे, सीधे घर जाओगे या कहीं सीधे घर ही जाओगे? तुम्हें फिर जल्दी भेज दिया करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। हमें अब एक ही चीज़ से मतलब है, हमें वो पास्ट वाला जो लैंडमार्क है वो क्रॉस करना परसेंटेज में। वो कैसे होगा, क्या करना है, उसका प्लानिंग करो, किस तरीके से होगा, क्या करना है वो तुम देख लो। उसके लिए दिन रात लगाने पड़ेंगे, तो हम अब की बार लगाएंगे। बहुत हो गया 80%, 85%, एक आध बच्चे के 75%, ये मजाक वाली स्थिति छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे एंटर कर जाएं अब की बार उस वाली खिड़की में, ठीक है। और इसके लिए इंटरव्यू वाला जो साधन है ना, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल मौखिक होंगे और सीधे कॉन्सेप्ट पे होंगे, और आपको वो एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। उसके लिए अगर 1-2-4 इंटरव्यू ख़राब भी हो रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ख़राब होना ग्रोथ का साइन है। अगर सपोज करो किसी ने 15 इंटरव्यू ख़राब कर लिए या 15 चीज़ ख़राब कर ली, 15 अटैम्प्ट उसके ख़राब हो गए, तो आप ध्यान रखना कि वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जिसने अब तक अटैम्प्ट ही नहीं किया। जिसने अब तक कोशिश ही नहीं की और जिसकी 15 कोशिशें फेल हो गई, तो किस में से क्या चुनोगे? मैं तो उसे चुनूंगा जिसने 15 कोशिशें करी, क्योंकि उसे कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में हमने कल डिसाइड किया कि हम जो पहला इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे वो कराएंगे। वैसे तो मैं 4-5 बच्चों के नाम लिखे, मुझे 5 बच्चों के नाम चाहिए बढ़िया तरीके से, लेकिन लेंगे तो सभी का। तो उनमें से जो बेहतर 5-6 होंगे उन्हें हम अपलोड भी करेंगे और उनके बारे में बात भी करेंगे। तो किस तरीके से वो चलेगा, आपने कल का इंटरव्यू शायद कुछ देख लिया होगा। और आपको एक बात बताऊं, वो 1 शॉट में है। उसमें एडिटिंग नाम का कुछ ही नहीं है। पहले 3 सेकंड कटे हुए हैं जो हाथ जाता है वो बंद करने के लिए, और बाद में 3-4 सेकंड बाद में। अदरवाइज वो 1 शॉट है बिना एडिटिंग किए। और अदरवाइज जैसे हम दोनों मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें मजाक की भी ऐसी कहानी नहीं आई। तो फ्लो के साथ में 10-12 क्वेश्चन हो गए और वो बड़े एक्सप्लेन तरीके से उन्होंने बता भी दिए। और ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही बैठे थे। मैंने कहा यार अमरीश जी एक वीडियो बना लो चलो, तो कहने लगे ठीक है बना रहे। मैंने कहा नहीं थे, आज इंटरव्यू करेंगे यार। तो जो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास में आया, उससे पहले 3 बार ख़राब हुआ। वो 3 बार कैसे ख़राब हुआ? 2-2, 3-3 मिनट का हंसी छूट गई, या वो क्वेश्चन नहीं आ पाया जो पूछना चाह रहा था, या फंबल हो गया। लेकिन वो 4th-5th अटैम्प्ट में वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। करना रिकॉर्ड ही है, जो ख़राब आपको करना है वो रिकॉर्ड ही करना है। और ख़राब इस ऐसे नहीं करना कि यार तो ख़राब होगा ही होगा, इसे बाद में देखना ही। वो आपको ऐसे ही सीरियस लेवल पे करना। जब वो ख़राब हो जाएगा तब वो ख़राब होगा। पहले ही उसे डिग्निटी वो नहीं देनी डेजिग्नेशन कि आप ये नहीं ख़राब होगा ये वाला, नहीं। वो पहले हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल सीरियस लेवल पे करेंगे। अगर वो बीच में ख़राब हो गया, अब ये ख़राब है, पहला ख़राब ऐसे हुआ, दूसरा भी ऐसे हुआ, तीसरा भी ऐसे हुआ, जब फाइनल हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर हिंदी का यूज़ करें, है ना। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है और वो बड़े नेचुरल तरीके से हमारी जुबान पे आती है। और मैं आपको एक बताऊँ, हर भाषा आपकी हिंदी के ऊपर डिपेंड करेगी। फ़्लो कहाँ से आएगा? जुबान का फ़्लो तो बोलने से आएगा, और सबसे अच्छे तरीके से हम बोलते हैं हिंदी। हिंदी के वाक्यों को प्रॉपर तरीके से आप बोलें, और ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। कभी भी स्पीड के ऊपर ध्यान मत देना। इफ़ समबडी टेल्स यू यार तेरी स्पीड जो है वो बड़ी कम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड। यही तो हमें समझाना ही तो है, मैसेज कन्वे करना है, और स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। मैं हमेशा साइकिल का उदाहरण देता हूँ। डे 1 पे जब आप साइकिल चलाते हो तो चला पाते हो क्या? नहीं। फिर 10 दिन हो जाते हैं तो कम स्पीड के साथ में आप साइड बाय साइड चले जाते हो। लेकिन आज अगर चलाओ, आज बच्चे ऐसे चलाते हैं साइकिल कि मैं इसी वाली रोड पे कि मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूँ यार, ये डरते नहीं है बिल्कुल भी, सामने से कोई बाइक वाइक आ जाए लेकिन वो मोड़ देते हैं। डे 1 पे ऐसा होता है? नहीं होता।
तो वो प्रैक्टिस के साथ में स्पीड भी आ जाएगी। बट सबसे पहले तो हमारे पास में कंटेंट होना बहुत आवश्यक है, और मैथ से अधिक बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा क्या? धीरे से हम इसे स्विच कर देंगे साइंस की तरफ, है ना, और फिर थोड़ा सा एसएसटी की तरफ। कुछ हम जो इंसिडेंट्स हुए हैं एसएसटी में जो आए हैं उनके बारे में पूछूंगा मैं, और आपको उसके बारे में बहुत आसान सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। उसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश को हम दूसरे वाले लेवल पे ले लेंगे। धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े वाक्यों को इंग्लिश में भी हम यूज़ करेंगे। इंग्लिश में यूज़ करना बहुत भारी नहीं है, सिर्फ अगर हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि हमें ये चीज़ बोलनी है। अब बात आती है कि हमें अब इसका पूरा रोड मैप किस तरीके से तैयार करना है। देखो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब ऑप्शन एक हो तो फिर हमारे पास में क्या चॉइस है? एक ही तो है। अब 90% आपने ध्येय बना लिया, 90, मैं तो 90 कम बता रहा हूँ, आप तो ज़्यादा का बनाओ, तब जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें फाइनली 90, 92, 95 तक हमें लेके आने हैं, और मोर देन दैट एज वेल। अब आप अपना स्टेटस देखो कि हमें कितनी मेहनत करनी है। सबकी जो मेहनत है ना वो अलग अलग होगी, किसी को ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को कम की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखो किस तरीके से। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो मेरा आपको सुझाव है, जैसे मैं अब अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, सबसे पहला सुझाव ये है कि इसका एक भी सवाल ऐसा ना हो जो नहीं कर सकते। पहली बात। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, एक भी कहानी और एक भी पोयम ऐसी ना हो जो तुम्हें हिंदी में ना पता हो, ठीक है? एक भी कहानी और एक भी पोयम। साइंस की मैं अगर बात करूं, साइंस में अमरीश जी ज़्यादा डिटेल तरीके से बताएंगे, लेकिन पिछले कुछ एग्जामिनेशन पेपर्स और जो मेन चीज़ें हों वो आपके फिंगर टिप्स में हो, ठीक है? एसएसटी में राइटिंग स्किल, साफ राइटिंग, बेहतर नॉलेज होगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदी का आपको सबको पता है, राइटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है? बाकी जैसे इंग्लिश का पेपर आता है वैसे ही बिल्कुल सीधा का सीधा हिंदी का पेपर आएगा, वही का वही फॉर्मेट इसी के तरीके से आता है। अब बात यह है कि हम घर पे जाके कितना मेहनत करते हैं, ठीक है? आलस सबके अंदर है। कोई इस पे जीत लेता है, इसको जीत लेता है, और कोई हार मान जाता है। आप एक बात बताओ, अलार्म 4 बजे का लगा, उठा 7 बजे और अलार्म से लड़ता ही रहा युद्ध। क्या होता है वो ऑप्शन आता है ना, 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट्स लेटर, 10 मिनट्स लेटर, और वो 4 से 7 तक लगातार बजता है। लेकिन हावी इतना है वो चीज़ कि वो नहीं उठता। एक ऐसा है जिसे उस चक्कर में नींद ही नहीं आ रही, वो 4 बजे से पहले ही 3:45 बजे के आसपास उठ गया, क्योंकि उसकी बेचैनी इतनी थी, उसने अलार्म का वेट ही नहीं किया, उसके माइंड ने वो उठ गया पहले। और ऐसा होता है जब आपको थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस लेवल पे चिंता हो, तो आप चाहे कितने भी थके आ रहे हो, आपका अलार्म से पहले ही आँख खुल जाएंगी। आप एक्सपीरियंस कर लेना। लेकिन जिसे चिंता ही नहीं है, आप उसके सामने कुछ भी करते रहो, वो उठेगा ही नहीं। उठ जाएगा तो भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारा टारगेट है, क्या आप इस टारगेट से अपने लाइफ को कनेक्ट कर पाते हो? सबसे पहले तो ये चीज़ है। अपने मम्मी पापा को कनेक्ट करते हो? हम हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक स्वार्थ है नहीं है? बिना स्वार्थी, मैं तो कहता हूँ बिना स्वार्थी हुए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, स्वार्थ भी ठीक है, स्वार्थ तब तक ठीक है, बहुत बढ़िया है स्वार्थ, जब तक कि उससे किसी का नुकसान ना हो। आप नहीं समझे? अगर किसी चीज़ से दूसरे का नुकसान है और मेरा फ़ायदा है, उसको स्वार्थ बोलते हैं हम। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और मेरा फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो स्वार्थ कैसा है? वो स्वार्थ नहीं है। तो अगर आप सपोज करो किसी ने कहा 95% लाने हैं मुझे, तो आपको कोई ये थोड़ी कह देगा कि ये मतलब इसका पेट ही नहीं भर रहा। नहीं, पेट क्यों भरेगा? 100% तक आते हैं नंबर। तो अगर मैं 98 के लिए मेहनत कर रहा हूँ और दिन रात मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ये पैसों के पीछे भाग रहा है और वो ये काम करते रहता है। तो काम करने में पाप क्या है? आप एक बात बताओ, कोई काम नहीं करता तब भी आप उसे गाली दे देते हो, कोई काम करता है तब उसे आप बोलते हो कि इसका पेट नहीं भरता। तो समाज की बात सुनोगे तो समाज में तो आपको हर जगह से आलोचना का शिकार होना ही पड़ेगा। उनको छोड़ दो। अब आप ये देखो
आप एक बार सोचो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि आपका एक आज रिजल्ट आ रहा है, 92% आपके आए हैं, तो घर का माहौल क्या होगा? हमारे मन में क्या होगा? स्कूल का माहौल क्या होगा? और आप जो सेट करके जाओगे अपने जूनियर्स के लिए, वो कितना फ़ायदेमंद होगा। मैं यहाँ पूरी गैलरी को भरने के चक्कर में हूँ, मैंने आपको जिक्र भी किया था। और अगले साल तक शायद, देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मेरा 11वीं क्लास चलाने का पूरा मन है, हर साल होता है, लेकिन मैं तब तक चलाऊंगा नहीं जब तक कि गार्जियंस यहाँ पे आके मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुझे इतना दुख होता है जब तुम्हारा लास्ट दिन होता है, वास्तव में बहुत ज़्यादा, बट जो है वो तो है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग करने के चक्कर में हूँ, प्रोग्रामिंग करने के चक्कर में हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम इंटर से पहले जाओ। मैं पिछले तीन बैच से, आदित्य वाले बैच के बाद से, मैं ये चाहता हूँ कि कोई बैच ऐसा ना जाए कि 10वीं करके ही चला जाए। और इस बात को आप बेहतर तरीके से जान जाओगे। अगर नहीं जानते हो तो जान लेने की कोशिश करो। जितना यहाँ पे करवा दूंगा ना, उतना तो वे नहीं करवाएंगे। खैर वो ज़्यादा है या कम है, जेनेटिक में जितना होगा ना उससे ज़्यादा बाहर नहीं होगा वो। अब ये ज़्यादा है कम है वो उसको अपने आप डिफाइन करना, ये तय है बात। बाकी वो बाद का विषय है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे मैंने कहा कनेक्ट करना है। देखो जब मैं अपने स्कूल के बारे में सोचता हूँ या मैं तुम्हारी क्लास के बारे में सोचता हूँ, तो अगर मैं सोचता हूँ यार 10 बच्चों के इतने बढ़िया नंबर आए हैं, तो फिर मैं सीधा कनेक्ट करता हूँ यार हमारे सारे मिलने वालों को बहुत खुशी होगी कि अपना स्कूल है और अपने स्कूल के बच्चों ने कितना बड़ा काम किया। वो पैसों से कहीं बेहतर है। पैसे तो टेम्परेरी आपको देते हैं खुशी, लेकिन ये जो होगी ना ये लाइफ लॉन्ग होगी। पैसे तो खर्च हो जाएंगे कल, लेकिन यहाँ पे जो फोटो लगेगा वो लाइफ लॉन्ग होगा। हम रहे ना रहे, लेकिन वो नाम तो चलता ही है। तो आप ये देखो कि हमें, और प्लस हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम अपने मम्मी पापा के स्तर को उठाएं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक स्तर पे लाके रोक दिया। किस कारण? क्योंकि अब वो खर्चा ना, बजट जो है वो कहाँ पे जा रहा है? बच्चे की शिक्षा में। स्कूल्स महंगे महंगे, अब 11वीं में और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। हमारा तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है कि कम से कम अब हमारा समय आया तो हम जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनको पे बैक तो कभी किया नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम से कम खुशी तो दें। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरी पूरी लाइफ लगानी पड़ जाती है। अब मेरी हालत देख लो, हमारा स्कूल किराए पे था और सडनली यहाँ पे बनाना पड़ा, और बनते ही लॉकडाउन लग गया। तो जिसके 2 पैसे लिए थे वो पिछले सेशन तक क्लियर होने थे, है ना। और सडनली पहली बार लॉकडाउन लगा, हमने खैर उसको फेस कर लिया। उसके बाद में जब दोबारा नंबर आया एडमिशन का, फिर लग गया। और अभी भी कोई खतरे से बाहर थोड़ी ना है। अभी भी जैसे आपने बताया कि ऐसे कुछ अफवाह है, तो अभी भी कुछ पता नहीं है। तो लाइफ में तो लड़ना ही पड़ेगा ना, युद्ध है। अब 2 चीज़ें हैं, या छोड़ के भाग जाओ या लड़ते रहो, है ना। आपकी जितनी भी बेइज्जती हो गई है, अब उसको वापस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लड़ते रहो। जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनके सामने हार मत मानो, चलते रहो। चीज़ें गलत हैं तो वो सही भी होंगी, आज नहीं होंगी, कल होंगी, परसों होंगी, उससे अगले दिन होंगी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। अब हमारे पूरी दिनचर्या में अगर आप देखोगे और हमारा रजिस्टर भी उठा के देखोगे, तो हमारे पे पैसे थोड़ी ना आ रहे, लेकिन हम पिछले 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यूस मेहनत पे हैं। क्यों? क्योंकि पैसों की वजह से रिजल्ट थोड़ी ना खराब कर सकते। पैसे तो आ ही जाएंगे। पैसे तो आप कहोगे सर, सपोज करो कि तो आपने 20 के 20 बच्चों ने प्लान किया कि नहीं सर के पैसे ही देंगे आज सबसे पहले, और तुमने मुझे 10 दिन बाद में सारे पैसे क्लियर कर दिए, तो अब जो 2.5-3 महीने खराब हुए हैं उसका क्या होगा? तो पैसों के चक्कर में हम अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है। हाँ, मन में गलत सलत विचार आते हैं, मन विचलित होता है, जब आगे से प्रेशर होता है तो थोड़ा सा हल्का सा मन उस कंसंट्रेशन से अलग हो जाता है, जिसे एकाग्रता का भंग होना कहते हैं। लेकिन हमें फिर से क्या करना है? अपनी एनर्जी को कलेक्ट करना है और फिर से उसी पे लगाना है जो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट
ही हमें टारगेट के लिए जो जिज्ञासा है ना, और वो मैं हमेशा से ये मानते आया हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। 30 क्वेश्चन का पेपर आता है, 30 के 30 एक साथ अटेम्प्ट तो नहीं हो सकते ना, एक एक चीज़ होगी, एक एक चीज़ मिला के 3 घंटे के बाद में 100 नंबर होगी। और हम अगर ये सोचें यार बड़ा लंबा पेपर आएगा, लंबा क्यों बना है, वो तो छोटा हो जाएगा अगर उसे सारे को फाड़ दोगे, एक ही क्वेश्चन रख लोगे। तो कलेक्शन से वो क्या बना, लंबा बना, क्योंकि उसकी यूनिटी है, 30 क्वेश्चंस की यूनिटी है, इसलिए आपको लग रहा है बड़े पेजेस का है। ठीक है, तो अपने कंसंट्रेशन को आप भंग मत होने दो, करते रहो और होगा। मेरी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम 10 की चाह में थे, 10 में से 10 आए और हमारे 5 नंबर आए, बड़ा मन विचलित है, ये क्या हो गया। और अगली बार जब हमने टेस्ट दिया फिर से 5 आए, फिर से 5 आए, यानी कि इम्प्रूवमेंट की संभावना खत्म हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 5.5 आए, ये सबसे खुशी की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट कम से कम हुआ तो सही। अब ये आधे नंबर का हुआ है तो ये ज़्यादा का भी होगा, इसका मतलब वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह स्थापित हो गई है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब मन में लापरवाही घर कर लेती है ना, तो इम्प्रूवमेंट की जो जगह है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लापरवाही का कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले तो इंटरव्यू वाला सिस्टम, वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनती रहेंगे, और ये जो हमारी क्लास है, मेन मुद्दा तो क्लास का था। ठीक है, लड़के तो देखो बैठ सकते हैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तक तो नहीं, खैर 8 तक तो बैठ ही सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव हो, जो भी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब ऐसा ना हो कि आए और कुछ नहीं सीखा और चले गए, है ना। मतलब मैं आपको बताऊं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, और बाद में आप सोचोगे ये क्या हो गया। तो समय को आप समझो, और इस समय जो तुम्हारी उम्र है इसमें पता नहीं चलता, इसमें लगता है कि बहुत लंबा जीवन है, अभी बहुत है। वो तो धीरे धीरे ना सोचने में, फिर संघर्ष करने में, फिर नौकरी के लिए संघर्ष करने में सारा चला जाता है। ठीक है, तो हल्का सा सबसे पहले तो इस बात को श्योर करो कि जो आपकी मैथमेटिक्स है इस टाइम आपके हाथ में, आप इन्हीं में से कितने सवाल नहीं कर पाते, और सोचो अगर वही आ गए तो आपकी 95% जो कर पाते हो और 5% नहीं कर पाते, तो वो 95% रखा का रखा रह जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें उनसे लड़ना है। हमारी सबकी अपनी अपनी कमजोरी है, किसी पे एक सवाल हो जाता है, किसी पे वही वाला सवाल नहीं होता, तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ हो गई है, उसके लिए वो कमजोरी हो गई है। अब अगर वही सवाल आ गया, चाहे तुम कितने भी होशियार थे, तो तुम्हें तो यहाँ पे बीट कर दिया उसने। अब मेरी नहीं समझे बात, अभी भी आपके नंबर नहीं आएंगे उस पर, दूसरे के आ जाएंगे, 2-3 नंबर का तो यहीं पे हो गया। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से ढालनी पड़ेंगी कि हम किस लेवल पे अपनी किताब को किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर नहीं करते हो तो ये ज़्यादा दिन का तो समय नहीं है, 9-10 महीने बाद, ये मान के चलो 7 महीने तो ये हैं, और 1-2 महीने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 8-10 महीने में आपको भी पता चल जाएगा, पहला रिजल्ट है, ये बेहतर हो, हम तो यही कामना करते हैं भाई, इसी के कारण मेहनत करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को बार बार देख लो उसे, और किसी भी सेंटेंस में भागने की कोशिश मत करो। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी बोलने की ज़रूरत क्या है, आप मुझे बताओ। जो मेरी नेचुरल स्पीड है मैं उसी से बोल सकता हूँ, और उससे मैं स्लो बोलना या अधिक बोलना चाहता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दिमाग किस में होना चाहिए, कंटेंट में। ठीक है, दिमाग फालतू की चीज़ों में मत लगाओ कि नहीं ये तो स्पीड कम है हमारी, स्पीड तो बढ़ जाएगी, मैं बोल तो रहा हूँ, स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से होंगे जैसे कल अमरीश जी का हुआ। और मेरे विचार से जब आप ट्राइंगल के बारे में हल्का हल्का पढ़ने की कोशिश आप करेंगे, वैसे तो बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, लेकिन फिर भी ज़्यादातर थ्योरम के बारे में पूछूंगा कि क्या हो सकता है जब इस तरीके से हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 90 है, तो अदर 2 एंगल्स बताओ। अब कैसे बता सकते हो यार, नहीं बता सकते, लेकिन जवाब तो देना ही है।
तो सर मैंने ऐसा करते हैं, मैंने लेट्स सपोज देयर इज अ ट्राइंगल नेम्ड ABC एंड यू आर सेइंग वन एंगल इज 90 डिग्री, सो लेट A be 90 डिग्री। A को हमने 90 मान लिया, अदर टू एंगल्स आर X एंड इफ दिस इज X तो अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो सर एक 90 हो जाएगा और एक X हो जाएगा और एक 90 माइनस X हो जाएगा। अब आप सोचो कैसे बता सकते हो, जब उसने मेजरमेंट एक ही दिया तो दो का तो कोई विकल्प छोड़ना नहीं। या आप ये कह सकते हो सर ये कैसा ट्राइंगल है, अगर ये आइसोसेलेस है तो ये 45-45 के होंगे, फिर आप समझ रहे हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मजाक मजाक में गलत क्वेश्चन पूछ लूँगा, जैसे मैं कहूँ ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इसका 90 डिग्री का है, तो ये सोचने मत लग जाना ये क्या है यार, है ना, क्योंकि फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फॉल्ट है, क्वेश्चन में फॉल्ट है। तो कैसे हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल 90 डिग्री का, नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जब हम सबसे ज़्यादा मज़ा कब आएगा, जब हम वॉल्यूम्स वगैरह करेंगे, एरियाज़ करेंगे, है ना, फॉर्मूलाज आएंगे, तो फॉर्मूला मैं पूछूंगा आपसे तो आपको उसका रिवीजन तो होगा ही, प्लस अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री को मैं चाहता हूँ कि वो राइट एंगल आपके मन में छप जाए, वो कॉपी पे बनाने की जरूरत ना पड़े। ट्रिपलेट्स के ऊपर काम करेंगे, क्यूब्स के ऊपर काम करेंगे, क्यूब रूट्स के ऊपर काम करेंगे, स्क्वायर के ऊपर काम करेंगे, स्क्वायर रूट के ऊपर काम करेंगे, ताकि वो ना लगे, क्या कहते हैं उसे, समय ना लगे। सपोज को 39 का क्यूब निकालना है, 39 का पहले स्क्वायर करोगे फिर 39 की मल्टीप्लाई करोगे, और कितना लंबा प्रोसेस होगा। तो हम 50 तक कोशिश करेंगे कि इन्हें याद करें, 50 तक कोशिश करेंगे कि इन्हें याद करें। प्लस कई बार ऐसा होता है √7 का वैल्यू, जैसे √3 का है 1.73, तो कोशिश करेंगे कि जो मेन जो वैल्यूज़ हैं उनको याद कर लें। ठीक है, ये चीज़ें हमें एग्जाम में जो 3 घंटे वाला जो सिस्टम अभी क्वेश्चन उठ रहा है ना, या सर 2 घंटे में कवर नहीं हो पाया, तो अगर ऐसा कुछ 3 घंटे वाले पेपर में है और आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे 39 का, जैसे 39 का क्यूब आया, जैसे 39 का क्यूब दिया, तो इसे क्यों ज़रूरत है ये करने के लिए, आप इसमें क्यूब का फॉर्मूला याद करो और इसे 40 - 1 कर दो। नहीं समझ में आया, 40 - 1 कर दो। अगर ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है उससे, अदरवाइज याद करने वाला ऑप्शन है, याद करने में कोई बुराई नहीं है, और ये एक पैटर्न पे आधारित है। अभी जब मैं 1 से लेके 50 तक क्यूब लिखूंगा ना, तो एक पैटर्न चलेगा, देखना पूरा पैटर्न चलेगा, मैथमेटिक्स है ही पैटर्न, तो उसके आधार पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी आपको बिल्कुल यही शुभकामनाएं हैं भाई, और यही कामना भी है भाई मेरी ईश्वर से कि आपकी जो बुद्धि अगर इधर उधर जाती है तो वो एक लेवल पे आ जाए, एक रास्ते पे चलो। और इंटर तक का जो समय है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आगे की पढ़ाई वॉलंटरी है एक तरीके से, इच्छा करे पढ़ लिए चले गए, लेकिन इंटर तो बेसिक है, नींव है। और इंटर के बाद में आप पे एक मैच्योरिटी आ जाएगी, दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, और आप सोचोगे अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। यहाँ से नहीं सोच पाते, यहाँ से सिर्फ क्या लगता है, ये जो नज़दीक का लालच है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, मोबाइल है ना, दूसरा टीवी, खेल। अब हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है, आप देखना इसमें सारा कंटेंट तुम्हारा ही मिलेगा, सारी एप्लीकेशन एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगी। अगर फेसबुक पे भी लाइव हूँ या एक्टिव भी आ रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैंने पोस्ट वगैरह किया होगा, या मैं अपना ही कुछ देख रहा हूँ। तीसरे नंबर पे अगर व्हाट्सएप पे हूँ तो मैं फिर स्टेटस वगैरह पे हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। तो कई बार अब तो मैं बल्कि मैं छोड़ने के भी इंतजाम कर रहा हूँ, कुछ लैपटॉप पे किया करूँगा सारा काम। मोबाइल से बड़ी सिरदर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी, तो डॉट फ़ोन ही रखेंगे यहाँ पे। और लोगों को थोड़ी सी गलत इंटेंशन भी होती है कि 24 घंटे ये एक्टिव रहता है और ये और वो, तो इसको ख़त्म करेंगे। थोड़ी सी दिन बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की सोच रहे हैं, ताकि सिर्फ मेरा जो समय है वो एडिटिंग में जो जितना लगता है वो तुम्हारे साथ लगे, एडिटिंग का काम वो अपने आप करे, जैसे भी करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, समय बचाने का सिस्टम है। जैसे मैंने कहा क्यूब रूट याद कर लो। अब मेरा समय कहाँ पे जाना चाहिए, बच्चों के साथ। मेरे समय चले जाते हैं 2-2, 3-3 घंटे वीडियोज़ में जाते, तो खैर वो मेरा ही टाइम है, घर का टाइम है, लेकिन अगर वो मैं आराम में लगाऊँ थोड़ा सा, प्लस बच्चों के साथ लगाऊँ, तो थोड़ा सा और प्रोडक्शन हो सकता है रिजल्ट का। ठीक है, तुम्हें भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, सीधे पढ़ते रहो, प्लस बोर होके मत पढ़ो, मन कर रहा है तो पढ़ो,
सपोज करो 20-25 मिनट हो गए हैं और मन नहीं कर रहा, छोड़ दो ना, छोड़ दो, क्योंकि मन के बिना तो वैसे भी नहीं रिजल्ट आने वाला, ठीक है। और इतना कंट्रोल भी होना चाहिए क्योंकि मन तो करेगा नहीं, एक आध बार का हो जाता है ये, तो अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो और वो पढ़ना चाहे, समझे। एक आज है आपका बुधवार और मैं बहुत ही, आज 8 तारीख है, क्या है 8 है ना, आज और कल का मुझे समय दे दो आप, तुम्हारी एक परमानेंट क्लास का हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस समय वो चलेगी, क्योंकि बड़ा हैक्टिक हो जाएगा। 5 बजे से एक्स्ट्रा क्लास भी तो है ना, आप समझ रहे हो, तो वो 5 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है। अब उसका शेड्यूल अगर मैं 4 से 5 करता हूँ तो मैं यहाँ से जाता हूँ 2 बजे, 2 में एग्जैक्ट 2 नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, और फिर 4 से 5 वो क्लास होगी, फिर 5 से तुम्हारा होगा, तो वो पूरा शाम तक का ही समय हो जाएगा। बट देखते हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं, करना तो हो गई। तुम जाके आज, अच्छा मैंने वो वाले सवाल करवाए थे स्टेटिस्टिक्स के, क्या दिक्कत आई? एक आध सवाल जैसे समर ने मुझे भेजा है वो गलत है बेटा। जब वो आते हैं ना मेरे पास में फ़ोटोज़, तो मुझे खुशी सिर्फ इतनी होती है कि तुमने 10-12 पेज भेज दिए। मैं मोटे मोटे तौर पे चेक करता हूँ, मैं मोबाइल में इसलिए चेक नहीं करता क्योंकि मुझे अपनी आंखों को, मतलब वैसे नहीं डीपली चेक नहीं करता, मैं देखता हूँ मोटे मोटे तौर पे, वो कॉपी पे ही चेक करूँगा। मुझे सिर्फ देखो दो चीज़ें होती हैं, 2 बच्चों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल है। पहला जो आता ही नहीं क्लास में, दूसरा जो आता तो है लेकिन दिमाग को घर छोड़ के आता है, तैयार होके आता है कि नहीं पढ़ना। तीसरा को बड़ा आसान है पढ़ाना, जो दिमाग को साथ लेके आता है और पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। प्लस उसमें एक और चीज़ होती है जो डेडिकेटेड है लेकिन उसको वो कैप्चर नहीं हो रहा। अब जैसे वो गलतियाँ होती हैं, वो क्या कारण है, आपने कोशिश तो की है लेकिन वो कैलकुलेशन में हो गई है या मेथड वगैरह गलत होगा, उसको पढ़ाना बड़ा आसान है। तो ये जो आप भेजते हो मुझे, मैं सिर्फ इससे ये देखता हूँ कि आप कितना डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर कि तुम भेज पा रहे हो, उसको सही हम करा लेंगे अपने आप। लेकिन जिसने भेजा ही नहीं, जिसने भेजा ही नहीं है उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। इसलिए बोलता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे भेजो। हाँ, एक आध दिन का हो सकता है कि कुछ काम पड़ जाए, मन नहीं किया, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अपना ये वाला पूरा आप ट्रैक मत तैयार करो कि आप भेजते ही नहीं हो। आप भेजो, उसे भेजो और उससे लाभ मिलेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ। मैं उसे फिर स्टेटस पे भी डाल देता हूँ कि ताकि 4 आदमी और भी देख लें और थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ से प्रोड्यूस हो जाए। तो आप भी इसे भेज दे रहे हो। 9 सवाल हैं, वो 3 हमारे फॉर्मूला है, एक बार कर लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन FI, ये बिल्कुल सिंपल है। फिर दूसरा A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और तीसरा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। H होता है क्लास साइज दूसरी। अब वो जो D होता है वो क्या होता है, D होता है X माइनस A। अब जो X है वो क्या है भाई, X है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ए होता है एज्यूम्ड मीन। जो हमारी अब टेबल बनी है क्लास मार्क की, उसमें से कोई भी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हम बीच की ले लें, तो उससे याद रहता है, बीच की वैल्यू ले ली। और यू कैसे निकलता है, डी अपॉन एच, जिसको हम एक्स माइनस ए अपॉन एच भी बोलते हैं। यही चीज़ इंटरव्यू में होगी। मैंने यहाँ पे जो तीनों फॉर्मूला है और उसमें जो फॉर्मूला लगे हुए हैं उसको तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसे ही आपको डिटेल में बताना है कि सर इस तरीके से होता है, ठीक है। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में, आप सभी को बता देना कि इस तरीके से एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्या, स्पेशल क्लास होगी, उसमें सिर्फ हम टारगेट बेसिस पे काम करेंगे। 15 मिनट की चलेगी तो 15 मिनट की, 3 घंटे की चलेगी तो 3 घंटे की। उसमें कोई हम टाइम के लिए हमारे पास में कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ सवाल का टारगेट होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक ही सवाल का टारगेट बना के आएंगे कि नहीं यही करना है और कई बार करना है और इसको हम आज ख़त्म करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। उसमें हम धीरे धीरे ग्रामर का सिस्टम भी पूरा जोड़ देंगे, ट्रांसलेशन का भी जोड़ देंगे, ताकि आपको राइटिंग स्किल पे आपकी कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है।
और घर वाले संतुष्ट हैं? घर वालों की कोई शिकायत है तो बताओ। कोई परिवार का मेंबर अगर कोई शिकायत करता है तो बताओ। कल ऐसा हुआ था, एक रात को मैसेज आया, इसीलिए तो मैं फ़ोन छोड़ना चाहता हूँ, रात को 9 के आसपास या 9 के आसपास ना, फिर काम वाम करते रहते हैं, थक इतने जाते हैं। और कल मैं लैपटॉप पे था, कुछ कर रहा था टाइपिंग वगैरह, वो जीपीएस टाइम्स निकालने की सोच रहे हैं, पहले जाता था ना, तो उसका कुछ कंटेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैं पिछले वाले देख रहा था कि पीछे कैसे हुए हैं, 2015 की बात है वो। तो मेरे पास में एक व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आया, तो उसने कहा सोनू यार देखो स्पेलिंग लिखनी नहीं आती और तू पढ़ाएगा कैसे, ऐसे कुछ लिख रखा था। तो मैंने देखा जॉर्ज वॉशिंगटन था, उसमें जी छुटा हुआ था। खैर गलती हमारी है, हमने एक्सेप्ट भी कर ली कि जी नहीं छूटना चाहिए था, हालांकि हम रिचेक करते हैं, लेकिन वो छूट गया। मुझे बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लगी, तो फिर मैंने सोचा यार ऐसी लैंग्वेज में कोई मेरा अपना ही बात कर सकता है इस तरीके से, तो इतना रूड सा। तो सबसे पहले मैंने उसे कहा यार अगर एक स्पेलिंग छूट गई है तो इससे किसी के गुणों पर शक थोड़ी ना होता। सपोज करो किसी ने दो वहाँ पे सपोज करो लिख रहा था और कई बार हमसे गलत हो जाता है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम एक भी सवाल नहीं कर सकते। वो हो गया, हो जाता है, किस्मत ख़राब थी कि वो रीचेकिंग में भी निकल गया, ऐसे ही ऐसा हो जाता है। कई बार स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं, कई बार सवाल तक गलत हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ उससे इतना कहा है भाई हमारी टीचर की तो गलती चलो ठीक है हमने मान ली, लेकिन एक बात बताओ यार तुम भी तो गलत काम करते हो अपने बच्चों के सामने, पी के आ जाते हो, गालियां दे देते हो अपने बच्चों के सामने, तो उसका भी तो फ़र्क पड़ता होगा। बच्चे के ऊपर टीचर की गलती का फ़र्क पड़ता है, एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, चलो ठीक है मान लिया हमने, उस पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन आप बताओ जब घर में पापा जी पी के आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, या सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं, तो उसका भी तो फ़र्क पड़ता है। तो उसको भी देखो एक बार। हमें तो देखो कितना बड़ा चैलेंज है, हमें यहाँ पे तमीज़ सिखानी है लेकिन घर पे जाके बदतमीजियाँ होती हैं। परीक्षित कई बार ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश सीखना क्या है? इंग्लिश सीखने का मतलब है हिंदी को एक तरीके से पोज रख देना। गालियाँ ना देना का मतलब क्या है? गालियाँ सुनी ना जाए। बच्चा अगर गाली सुने ही ना तो आएगी कैसे उस पर, लेकिन वो सुनता है और ये तो निश्चित है कि स्कूल में दी नहीं जाती, तो इसका मतलब कहाँ सुनता है? अपने घर पे या मोहल्ले पड़ोस में, तो रोको उसे। हमारा तो कहना ये है गलती एक्सेप्टेबल है लेकिन बदतमीजी नहीं है, मतलब एक सही तरीके से बात होनी चाहिए एक टीचर के साथ, एक बड़े के साथ, और सारी चीज़ें के सोल्यूशन है। गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ आगे भी होती रहेंगी। चेकिंग में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, कभी कभी पेपर बनाने में भी गलती हो जाती हैं, और इसीलिए हम कंप्यूटर जो टाइपिस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप करा के भेजा करेंगे ताकि ये वाली चीज़ें। और अब की बार तो हमें समय बहुत कम मिल पाया, अब की बार तो समय ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखें आप, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट करते रहें, एक बैलेंस बनाएं। ऐसा ना हो कि सर एसएसटी पढ़ रहा था मैथ छोड़ दिया, तो खराब हो जाएगा सारा। क्यों छोड़ दिए? पेपर तो तुम्हारे ही हैं, सारे ही, तो सारे ही देने हैं, ठीक है। आर्यन कुछ कहना है? सेटिस्फाइड? वो टारगेट अचीवेबल है, हो जाएगा। तो राइटिंग में मुझे थोड़ा सा एक लेवल अप का इम्प्रूवमेंट मिल सकता है अब तुम्हारे स्पेलिंग्स में और सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में। सेंटेंस हम लिखते हैं उसके फॉर्मेशन। कई बच्चे ऐसा होते हैं, मैं सेंटेंस ये सपोज कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि, अब मैं जैसे ही हूँ देखते हैं ना फुल स्टॉप लगा देते हैं, पैराग्राफ में फुल स्टॉप लगा देते हैं, जबकि फुल स्टॉप का तो एक पोजीशन है। हूँ देखते ही थोड़े ना लगना, आप देखो वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सिंपल सेंटेंस में लगेगा हूँ के सामने। मैं एक डॉक्टर हूँ, ख़त्म हो गया। उसने कहा वह एक ऐसा डॉक्टर है, वह एक ऐसा डॉक्टर है, ये तो अधूरा है। वह एक ऐसा डॉक्टर है जो फीस नहीं लेता, अब पूरा हुआ है। अब आपने है पे सामने लगा दिया, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ऐसे कोमा का ध्यान रखना है। सब कुछ हम यह ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आज इतना ही है, और घर पे जाके तैयारी करो, और मैं बहुत जल्दी डालता हूँ, 1-2 दिन में क्लियर कर दूँगा क्या है। और उस वाली क्लास को बड़ा सीरियस लेना है या एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, ठीक है, ठीक है, चलें।